और बुलेटिन की शुरुआत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से करेंगे। इसमें एक नया खुलासा हुआ है। अब तक ये आरोप लगाया जा रहा था कि सुशांत और उसके परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और इस पर थ्योरी को झुटलाते हुए सुशांत के पिता के सिंह 2 व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ सामने आए हैं। 29 नवंबर 2019 को ये मैसेज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को किया गया था। रिया को भेजे गए मैसेज में सुशांत के पिता ने कहा था, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी मिले, इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। उधर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को व्हाट्सएप संदेश भेजकर सुशांत के पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, जो तमाम बातें अब इस व्हाट्सएप के जरिए आ रही हैं, दरअसल वो ये दर्शाती हैं कि जैसा रिया ने बताया था कि परिवार और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं, वैसा था नहीं। दरअसल वो एक बाधा बन रही थी कम्युनिकेशन में सुशांत के पिता और उनमें। बिल्कुल। और देखिए, पटना में पिता है, मुंबई में यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। और याद रखिए नेहा, इससे पहले भी मैंने आप जानकारी आज तक पर दी थी कि कैसे नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी, जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना, जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई है। उसके आसपास तमाम लोग, आप सोचिए सीए से लेकर कुक, तमाम स्टाफ ऐसे थे जिनकी नियुक्ति या तो रिया चक्रवर्ती खुद कर रही थी या शौविक कर रहे थे। यानी ये सभी पुराने लोगों को हटाने के पीछे की वजह क्या थी? ये एक ऐसा पेज है जिस पर दलील देना रिया चक्रवर्ती और उनके वकील कि आप, ठीक है, आपकी भावनाएं थी और किसी भी परिवार में लड़ाई होती है, मतभेद होता है, एक लिव इन रिलेशनशिप है, सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये जो पूरा एक उनके इर्द गिर्द घेरेबंदी करनी थी, इंफॉर्मेशन को होल्ड करना था। पिता जानना चाह रहा है, वो परेशान था। वो कह रहे हैं श्रुति मोदी को भी कि परेशान है, मुझे पता है, आप लोगों से मैं जानकारी ले रहा हूं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप टिकट भेजिए, मैं आ जाऊंगा वहां से। 74 ईयर्स, 74 साल उनकी उम्र है, 34 साल के सुशांत थे। और किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं अपने ही बेटे के बारे में जानने के लिए, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया जा रहा है। पेरेंट्स से, फादर से, पिता से इंफॉर्मेशन होल्ड करना, ये बहुत सीरियसली दिखाता है कि किस तरह से पिता का जो आरोप है वो अपने इस मैसेज के जरिए। 19 को लगभग वो बहनें लौटी थी मुंबई से, कोशिश करने के बावजूद नहीं सुशांत जा पाए। उसके बाद से 29 को, 29 नवंबर को ये तमाम मैसेजेस हैं, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा नेहा, सब कुछ जानते हुए। तो ये दोनों की तरफ से, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको आने वाले वक्त में समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर रिया क्या जानबूझकर इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही थी? आप देखिए, अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में मुझे ये भी कहा था कि सुशांत के पिता ने उन्हें तक कॉल किया कि एक बार मेरी सुशांत से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये पिता और पुत्र में संबंध ठीक नहीं थे, और वो भी एक राजनीतिक पार्टी कूद के ये तमाम बातें बता रही है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि रिया को डिफेंड करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है और पिता पर आरोप लगाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है। क्योंकि आप देखिए, वो पिता तमाम लोगों को, जितने लोगों को वो मुंबई में जानते थे, वो उनको फोन करके कह रहे हैं कि मेरी बात कराओ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सब बताता है कि कैसे एक घेरेबंदी कर ली गई थी, मुंबई में उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रख लिया गया था जहां पर तीनों बहनों के जाने के बावजूद वो नहीं आ सके। पिता बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन चाहे श्रुति मोदी हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे। यानी पूरी तरह से उन्हें वहां पर एक तरह से
ऐसा समेट लिया गया था, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करने के बराबर है ये नेहा बेसिकली। और ये मुझे लगता है कि कोर्ट में भी पेश करके तमाम जानकारी के लिए आपका। अंजना मेरी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज के जो डिटेल सामने आए हैं, दरअसल वो ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से सुशांत को उनके पिता या फिर उनकी बहनों से मिलने और यहां तक कि बातचीत भी करने नहीं दिया जा रहा था। बहरहाल सुशांत केस में ये सबूत ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होनी है। आज कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है। प्यार, पैसे, मौत और सियासत का ऐसा हाई प्रोफाइल घनचक्कर शायद ही अभी तक किसी मामले में इतना बढ़ चढ़ कर चला हो जितना सुशांत सिंह केस में चल रहा है। उम्मीद है कि करीब 2 महीने से जारी सुशांत सिंह की मौत की जांच को आज सुप्रीम कोर्ट से एक नई और सही दिशा मिलेगी। आज की सुनवाई से पहले रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा देकर अपनी बेगुनाही का दावा ठोका है। रिया का कहना है कि बिहार चुनाव की वजह से सुशांत सिंह केस को तूल दिया जा रहा है। रिया ने मीडिया में दिखाई जा रही खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से सीबीआई को जांच सौंपना भी रिया के हिसाब से गैर कानूनी है। रिया चाहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सीबीआई को सौंपता है तो भी ये मुंबई की अदालतों का ही क्षेत्राधिकार होगा। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। इससे पहले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। रिया रात करीब 9 बजे बाहर निकली। ईडी सूत्रों का कहना है कि उन्हें आज भी बुलाया जा सकता है। कल ईडी ने उनके मोबाइल फोन का डेटा जमा किया। रिया से ईडी के सवाल कुछ इस तरह के रहे। 2 साल में आपने कितना निवेश किया? खार वाले फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आया? सुशांत के खाते से जो पैसे आपके पास आए वो कहां खर्च किए? आपके 2 खातों में अचानक ज्यादा पैसा कहां से आया? सुशांत के निवेश में क्या आप या आपका परिवार नॉमिनी है? अपनी और अपने भाई की कंपनियों के बारे में जानकारी दीजिए। दरअसल रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कमाई, खर्च और निवेश में काफी अंतर है। ईडी इसी पेंच को सुलझाने की कोशिश में है। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहने की वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई। सीबीआई अधिकारियों ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। पिता ने बेटे की मौत से पहले बने हालात पर शक जताया है। उधर सियासत भी जोर मार रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुशांत और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल उठाया तो बिहार में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से लोक जनशक्ति पार्टी की यह मांग है कि इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त थे उसे फांसी की सजा दी जाए। और संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है अपने आका को खुश करने के लिए ही कहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने में मुंबई पुलिस अब तक असफल रही है तो नतीजों को जानने का हक देश को है। इस बीच सुशांत सिंह का 9 अप्रैल 2019 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी बहन बहनोई और कुछ करीबियों के साथ बांद्रा वाले घर में पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। इस दौरान सुशांत के चेहरे पर ना तो कोई तनाव है ना शिकन। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर, मुनीश पांडे, पटना से राजेश झा,
मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब यूपी के बुलंदशहर में हुई एक सनसनीखेज वारदात की करेंगे। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू चलाया था, लेकिन लगता है इस ऑपरेशन का असर अब खत्म हो चुका है। बुलंदशहर में छात्रा को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। मूल तौर पर गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी नाम की ये छात्रा चाचा के साथ बाइक से मामा के घर जा रही थी। बुलंदशहर से औरंगाबाद रोड पर बुलेट पर सवार कुछ लोगों ने उसका पीछा करके तेज रफ्तार से बुलेट चलाते हुए छात्रा पर कमेंट किया। इसी दौरान वो स्टंट भी कर रहे थे। कुछ दूर जाकर इन लोगों ने अपनी बुलेट को अचानक ब्रेक लगा दिया। सुदीक्षा जिस बाइक पर सवार थी वो बुलेट से जा टकराई। हादसे में इस छात्रा की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब उन गुंडों का पता नहीं चला है जो छात्रा का पीछा कर रहे थे। सुदीक्षा भाटी के बारे में आपको बता दें कि वो इंटरमीडिएट में बुलंदशहर की टॉपर थी और स्कॉलरशिप से अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे HCL के करीब 4 करोड़ की छात्रवृत्ति हासिल हुई थी और सुदीक्षा छुट्टियों में घर आई थी। उसे 20 अगस्त को अमेरिका जाना था, लेकिन इससे पहले ही ये वारदात हो गई। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। और बुलंदशहर की घटना ने पिछले महीने गाजियाबाद में हुई वारदात की यादें ताजा कर दी। दरअसल गाजियाबाद में भांजी से छेड़छाड़ करने की शिकायत करने पर मनचलों ने विक्रम जोशी नाम के एक शख्स को गोली मार दी थी। बाद में विक्रम जोशी की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना जायज है। बात अब अमेरिका की करेंगे। अमेरिकी राजधानी में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से खलबली मच गई। जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें ओवल हाउस ले गए। फायरिंग करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने काबू में कर लिया। There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. Just about going to be topping records hopefully soon. Excuse me? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में रोजाना की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हड़कंप मच गया। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस का एजेंट मीडिया ब्रीफिंग रूम में आता है और ट्रंप के कान में कुछ फुसफुसाता है और ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ट्रंप को जब सीक्रेट सर्विस का एजेंट ले जा रहा है तब पीछे से आ रही आवाज सुनिए। गोलियां चलने की आवाज आप साफ तौर पर सुन पाएंगे। जी हां, व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चल रही थीं, इसलिए एहतियात के तौर पर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को वहां से हटा लिया। थोड़ी देर बाद ही ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटे और उन्होंने बताया कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाना पड़ा। There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. So we'll see what happens. And yeah, did you have something? ट्रंप के मुताबिक उन्हें किसी बंकर में नहीं बल्कि ओवल ऑफिस में ले जाया गया था। Were you taken, Mr. President? Were you taken to the bunker? No, we're taking just out over to the Oval Office. What did the Secret Service tell you when you were outside of the room? Just told me when he came up, you
pretty much saw it like I did. He said, "Sir, could you please come with me?" So you were surprised. I was surprised also. I think it's probably pretty unusual, but very, very professional people. They do a fantastic job, as you know. बाद में सीक्रेट सर्विस ने ट्वीट कर बताया कि फायरिंग की घटना व्हाइट हाउस कैंपस में नहीं बल्कि 17th स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट पर हुई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक व्हाइट हाउस की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध नहीं लगी है। ट्रंप ने त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया। A shooting, it was law enforcement shot someone, seems to be the suspect, and the suspect is now on the way to the hospital. I can't tell you the condition of the suspect. There was nobody else injured. There was no other law enforcement injured. गोली चलाने वाले संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया है। फायरिंग की घटना क्यों हुई, फायरिंग करने का मकसद क्या था, ये शूटिंग कितनी खतरनाक थी, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। I don't know. Do I seem rattled? It's unfortunate that this is a world, but the world's always been a dangerous place. It's not something that's unique. The world has been, you look back over the centuries, the world has been a dangerous place, very dangerous place, and it will continue, I guess, for a period of time. 9/11 के बाद से अमेरिका कभी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करता, चाहे खतरा बड़ा हो या मामूली। सीक्रेट सर्विस की तत्परता इसी चौकसी की तरफ इशारा करती है। बहरहाल राहत की बात यह है कि हालात को जल्द काबू में कर लिया गया, किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो। बात अब राजस्थान के सियासी संकट की करेंगे। कल अचानक राजस्थान की सियासत में नया उलटफेर देखने को मिला। हाईकमान से मुलाकात के बाद सचिन पायलट के बागी तेवर ठंडे पड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पायलट भी खुश, गहलोत भी खुश। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी ने एंट्री मारी और राहुल गांधी के साथ पायलट की एक दिन में दो मुलाकात हुई। इस दौरान कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में अहमद पटेल और KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर भी पहुंचे थे। बैठक के बाद पायलट ने कहा, हाईकमान ने उनकी बात सुनी और गहलोत के खिलाफ जो शिकायतें थीं, उनके समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाने का फैसला किया। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। पायलट और गहलोत खेमे में सुलह की 3 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। टेप कांड की जांच भी बंद कर दी जाएगी। विधायकों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका कमेटी जल्द ही हल निकालेगी। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए मंत्री पद और निगमों में जगह देने की मांग की है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट अपने दोनों पदों पर लौट आएं। अगर ऐसा होता है तो पायलट फिर उन्हीं अशोक गहलोत के साथ काम करेंगे जिन्हें कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। उधर टेप कांड में फंसे पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने गहलोत से मुलाकात के बाद कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी। मिला वापसी में गया कहाँ था? कांग्रेस में था। बागी नेताओं में गिने जा रहे थे सर, बागी नेताओं में गिने जा रहे थे आप।
बाकी तो अपने विचार पर करने का, आप एक परिवार में रहते हैं, आपके नहीं बैठती, आप अपने भाई से नहीं कहेंगे कोई बात कि मेरे बात नहीं बैठती है। पूरे 5 साल टिकेगी सर क्या गहलोत की सरकार राजस्थान में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे क्या? हमारे विचार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, 5 साल सरकार चलेगी। गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल छंटते ही बीजेपी ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में अपने विधायकों को ठहराने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। बात अब रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की करेंगे। 101 सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात पर रोक लगाकर रक्षा क्षेत्र में इस अभियान का आगाज किया गया। इस अभियान के बाद डीआरडीओ की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी से डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने खास बातचीत की। आपसे जानना चाहूंगा, कितना बड़ा फैसला इसको आप मानते हैं, खासतौर से जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए? ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि 101 विदेशों से नहीं खरीदना, भारत से खरीदना, ये हमारा इंडस्ट्री में, भारत का R&D ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी से यहाँ डेवलपमेंट क्रिटिकल सिस्टम्स को करने का ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा। आने वाला दिनों में और बहुत आइटम्स को इंडिजिनस सिस्टम्स इधर बना के इंडस्ट्रीज को द्वारा प्रोड्यूस करके आर्म्ड फोर्सेस को दे देंगे। अगले आने वाले 5 साल के अंदर इधर भारत में इंडिजिनस कंटेंट आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा और यहाँ बनाने वाला सिस्टम्स विदेश को भी भेज देंगे। मिसाइल के क्षेत्र में डीआरडीओ ने बहुत काम किया है, सक्सेसफुल मिसाइलें बनाई हैं। इसके अलावा LCA तेजस एक बड़ा उदाहरण है। MBT अर्जुन की हम बात करें, ऐसे अभी कौन से हथियार आप मानते हैं जो कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, जो आप सेना को देने के लिए तैयार हैं, और कौन से हथियार हैं? हमने अभी भारत ने बहुत क्षेत्रों पे, डिफेंस का क्षेत्र पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाइल्स का क्षेत्र में, रेडार्स का क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का क्षेत्र में, सोनार्स का क्षेत्र में, टारपेडोस का सेक्शन में, और टैंक्स का क्षेत्र में, आर्टिलरी गन्स का क्षेत्र में, कम्युनिकेशंस का क्षेत्र में, ऐसा बहुत रंगों पे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है। इधर ये सब आइटम्स इधर भारत में बना सकते। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रहा है। अभी 1800 इंडस्ट्रीज टायर 1, टायर 2 इंडस्ट्रीज का रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर टायर 3 इंडस्ट्रीज में लेने तो अभी 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रहा है। इतना इकोसिस्टम डेवलप हो गया। 300 से ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। भारत में डिफेंस का क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम अभी आया है। बहुत यंगस्टर्स भी आ रहे हैं स्टार्टअप का रूप में, इनोवेशंस का रूप में, रिसर्च करने के लिए भी अभी डिफेंस का क्षेत्र में यंगस्टर्स बहुत आ रहा है। ये पूरा अगले आने वाले सालों में भारत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज का सिस्टम्स जरूर बनेगा। अभी जो हम सरहद पर हालात देख रहे हैं, इमरजेंसी खरीद में हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, आपको लगता है कितना वक्त और लगेगा अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ें और जो तीनों सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं बड़े हथियारों को लेकर उसको पूरा करें? मेरा ये है सोचना, अगले आने वाले 5-6 साल के अंदर मैक्सिमम क्षेत्र पे हम सेल्फ रिलायंस का स्थिति में आ जाएंगे। भारत में ये पूरा जो सिस्टम्स अभी तक बाहर से खरीद रहे, अभी इधर ही बनाना हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 75 to 80% मिनिमम इंडिजिनस कंटेंट होगा। कोरोना से जुड़े ताजे आंकड़े अब आपको दिखा देते हैं। कोविड-19 केस के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिन की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन कल भी 50,000 से ज्यादा नए मामले देश भर में आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल कोरोना के 53,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 47,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कल कोरोना से 871 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। इन आंकड़ों को मिलाकर कोरोना के देश भर में कुल मामले 22,68,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 45,000 को पार कर गई।
देश में 15 लाख से ज्यादा मामले और 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आज से 78 लोगों की कोरोना से जान गई है। वहीं 45,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। जब से ये संक्रमण शुरू हुआ है, देश भर में 22.5 लाख से ज्यादा मामले अब हो चुके हैं। और आज कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। इससे पहले भी कई बार लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्रियों से विस्तार से बातचीत की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। एक बार फिर से आज पीएम मोदी समीक्षा करेंगे और ये बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ की जाएगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और आज ही ये अहम बैठक प्रधानमंत्री के साथ होनी है। दोपहर 1 बजे ये बैठक बताई जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहां की समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार संक्रमण कितना बढ़ रहा है और कितना ये राज्य इसे कंट्रोल करने में अब तक कामयाब हुए हैं। बात अब झारखंड की करेंगे, जहां शिक्षा मंत्री स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, विरोधियों के तंज से परेशान जगन्नाथ महतो ने अब 11वीं में दाखिला लिया है और 25 साल बाद स्कूल का रुख किया है। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। शायद यही सोचकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब इंटर की पढ़ाई पूरी करने की ठानी है। बोकारो के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में पहुंचे, जहां आर्ट्स के छात्र के रूप में 11वीं में दाखिला लिया है। मंत्री जी ने खुद कॉलेज पहुंचकर अपना एडमिशन कराया। अब तैयारी है राजनीति के साथ इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने की। हमको एक बहुत मन में ठेस पहुंचा था जिस दिन हम शपथ ग्रहण लिए थे। उस दिन लोग बोला कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हमने 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे इसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंटर में आज एडमिशन लिए हैं। पढ़ेंगे और बेहतर पढ़ाई करेंगे। मंत्री जी 10वीं पास हैं। 1995 में मैट्रिक की परीक्षा सेकेंड डिवीजन से पास की थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली तो विपक्षी नेताओं ने तंज कसते हुए उन्हें 10वीं पास शिक्षा मंत्री कहने लगे। फिर मंत्री जी ने ठान लिया कि 25 साल बाद एक बार फिर स्कूल का रुख करेंगे। हालांकि विपक्ष इसे मंत्री जी का स्टंट कह रहे हैं, लेकिन अब ये आने वाले वक्त में तय होगा कि मंत्री जी स्कूल जाते हैं या फिर सिर्फ एडमिशन लेकर उन्होंने खाना पूर्ति की है। संजय कुमार, बोकारो, आज तक।